चंदन श्रीवास्तव जी का डिटेल। जी 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 मुझे जरा वो एक बार, अच्छा ठीक है, ठीक मिल गए जी है आपके। जी। व्याख्यान माला की श्रृंखला आप सभी का अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ में स्वागत करती हूँ। जैसा कि परंपरा है कि हम कल्याण मंत्र के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो एक कल्याण मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की विधिवत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु भवन्तु सुखिनः, निरामयाः, सर्वे सन्तु सर्वे निरामयाः, सन्तु सर्वे निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुःखभाग् भवेत्। ओम ॐ शांति शान्ति शांति शान्ति शांति शान्तिः। शांति। एक बार पुनः चरण वंदन अभिनंदन करती हूँ इस आभासी पटल पर उपस्थित सभी लोगों का। जैसा कि हम जानते हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ कि इस आभासीय पटल पे, जिसमें हम कई श्रृंखलाओं का आयोजन पहले भी कर चुके हैं और अब ये हमारी 8वीं श्रृंखला है, जिसमें हम तमाम वक्ताओं के साथ, सुधीजनों के साथ जुड़ रहे हैं। मैं अभी अपने सभी श्रोताओं का भी अभिनंदन करती हूँ और हमसे जुड़ रहे तमाम वरिष्ठ लोगों का भी स्वागत करती हूँ और आज के विशिष्ट अतिथि का भी स्वागत करती हूँ और अध्यक्ष महोदय का भी स्वागत करती हूँ। चूंकि हम जानते हैं कि इस पटल का जो उद्देश्य है, अपने विशिष्ट वक्ता के स्वागत के उपरांत मैं थोड़ा सा बता दूं और उसके बाद मैं कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए स्वागत भाषण के लिए मैं आगे बढ़ूंगी और उनको सौंपूंगी कार्यक्रम की रूपरेखा। मैं इस आभासी पटल से जुड़े तमाम अपने अन्य वरिष्ठ जनों का भी स्वागत करते हुए कहती हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के इस पटल की स्थापना केवल देश भर के लेखकों को ही जोड़ना नहीं, अपितु कला के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कला के मर्मज्ञों को भी एक साथ लाना है। तो इस उद्देश्य के साथ हम लोग जुड़े हैं ताकि संसार के दर्शन, विचार, तमाम विचारधारा की जो चिंता है, मूल है, उन सबको हम एक साथ साध सके। तो इससे आज के भी सभी श्रोताओं को पुनः मेरा अभिनंदन, वंदन, चंदन और तमाम वरिष्ठ जनों को भी। मैं ले चलती हूँ आपको अपने स्वागत वक्तव्य के लिए डॉक्टर आकृति ग्रोवर जी की तरफ। आकृति ग्रोवर जी, आप कृपया आए और स्वागत करें, फिर हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत आगे करें। जी आकृति जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? जी जी जी। नमस्कार, मैं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम साहित्य, संगीत और कला का अंतर संबंध में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का विषय बहुत ही रोचक है और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ वक्ताओं से उनके विचार सुनने के लिए। और आज के हमारे मुख्य वक्ता पंडित श्री विनोद पाठक जी चौमुखी प्रतिभा के धनी हैं, सुप्रसिद्ध चित्रकार, विश्वविख्यात तबला वादक एवं हिंदुस्तानी राष्ट्रीय संगीत के जाने माने व्यक्तित्व हैं। मैं पंडित विनोद पाठक जी के बारे में 2 शब्द और कहना चाहूंगी। आप फर्रुखाबाद घराना से हैं, जो कि तबला के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घराना है। आप पंडित बलराम पाठक जी विश्वविख्यात सितार वादक के पुत्र हैं और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष और उस्ताद अहमद थिराकवा खान साहिब के जैसे गुरुओं से तबला का गुर सीखने का सौभाग्य आपको प्राप्त है। आप आनंद फाउंडेशन के विजिटिंग फैकल्टी और बोर्ड ऑफ एडवाइजर हैं और ऑल इंडिया रेडियो के टॉप रेटेड आर्टिस्ट हैं। मैं इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मैं नित्यानंद श्रीवास्तव जी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, वरिष्ठ साहित्य समीक्षक, दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग गोरखपुर में सह आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही आप अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के स्थापक न्यासी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। साथ ही हमारे साथ आज जुड़ी हैं डॉक्टर अपर्णा चतुर्वेदी, जो कि जानी मानी स्वतंत्र लेखिका है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन नांगलोर के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं।
आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है मैम। मैं आज की कार्यक्रम संचालक डॉक्टर दर्शिनी प्रिया जी, जो कि एक युवक लेखिका, कथाकार एवं अनुवादक हैं, साथ ही साथ आप राज्यसभा में संपादक भी हैं। आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत मैम। मैं विशेष रूप से आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे स्वागत वक्तव्य करने का मौका दिया। मैं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के पदाधिकारी एवं आयोजन समिति का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सोमदत्त शर्मा जी, कार्यकारी अध्यक्ष, डॉक्टर घनश्याम जी महासचिव, मेजर सरस सी त्रिपाठी जी, कोषा अध्यक्ष, श्री सिद्धार्थ, संगठन सचिव, और डॉक्टर अतुल गुप्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबके अथक प्रयास से ही इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन संभव हो पाता है। अंततः मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर आनंद पाटिल जी का, जो कि युवा लोचक एवं तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं और अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के स्थापक न्यासी हैं। आज हमसे जुड़े हुए दर्शक वर्ग का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय बहुत ही रोमांचक है। अक्सर ही हम लेखन को केवल लिखने से जोड़ते हैं, लेकिन लेखन कई प्रकार से संभव है, जैसे कि लोक कथा, नाटक, चित्रकारी, नृत्य एवं संगीत। लेखन और लेखक की सीमा हम केवल लिपि के लिखने में सीमित नहीं कर सकते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ सबको समाहित करते हुए चलता है, इनकॉर्पोरेट करते हुए चलता है, और आज इस विषय का और आज इसका विषय इसका उदाहरण है। और इसीलिए इस अवसर पर पूरे लेखक संघ को बधाई देते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर दर्शिनी प्रिया जी का कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार आकृति जी। निश्चित ही आपने ठीक कहा। थोड़ा सा वक्तव्य को मैं और आगे बढ़ाते हुए कहूंगी कि इस पटल का उद्देश्य केवल कला और संस्कृति और वेद परंपरा को जोड़ना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हमारा उद्देश्य है लोक और वेद की परंपरा को, संचित ज्ञान को और समय बोध को साथ लेकर चलना। कला सरिता के अनेक घाटों को बांधना, सोपान बनाना, संगम रचना, तमाम ऐसे कार्य है जो इस मंच का उद्देश्य है। और हमें इसके साथ साथ ऐसी चीजों को जो कला के विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए मर्मज्ञ हैं, संगीत है, चित्रकारी है, तमाम ऐसे क्षेत्र, केवल लेखकों को जोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। कला के क्षेत्र के लोग भी इससे जुड़े और ये एक पूरा घट बने, एक पूरा नद बने और इसमें तमाम जो है नवचर जलचर आए और उनके कोलाहल से ये राग और शब्दों का एक मेल बने। इस पटल का उद्देश्य यही है। तो मैं दो शब्दों से कहूंगी कि राम नाम मनि दीप धरू, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। यानी हमें भीतर के उजियार को भरना है। इस पटल का उद्देश्य यही है कि जो हमारे भीतर अंधेरा है उस स्तंभ को पार करना है अपने शब्दों से, अपनी कला से और अपने वक्तव्य से। तो आज मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आह्वान करूंगी पंडित विनोद पाठक जी का कि वो सारस्वत वक्ता का उद्बोधन करें और अपने शब्द रखें। जी पंडित जी, स्वागत है आपका। विनोद पाठक जी, आप आए और अपने विचार रखें। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय विनोद जी, आपसे एक निवेदन ये है कि आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए कैमरा। नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, पूरा शरीर दिखाई दे रहा है, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है जी, अब ठीक है, अब पहले से ठीक हो गया। हाँ ठीक है। जी जी जी, बिल्कुल स्वागत। आदरणीय सर का क्या जो कैमरा है वो वर्टिकल हो सकता है क्या? तो पूरी फ्रेम में आ जाएगा यदि हो पॉसिबल तो। हो सकता है। नहीं, अभी दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं। हाँ, वर्टिकल दिख रहा है अभी भी ठीक है। वर्टिकल कर ठीक है। लीजिए। ठीक है। हाँ ठीक है। जी ठीक जी, ठीक। स्वागत है सर। सर्वप्रथम मैं सोमदत्त शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ। इनके साथ मुझे आकाशवाणी में काम करने का मौका मिला और इनके ही अध्यक्षता में हम लोग संगीत का काम किए आकाशवाणी में। और यहाँ जितने वरिष्ठ और विद्वान लोग जो हाजिर हैं, हम सबको अपना प्रणाम
शुभकामनाएं और प्रणाम दे रहा हूँ। आज का जो विषय है संगीत, साहित्य और चित्रकला का दर्शन क्या है, इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा कि चित्रकला में मंडी का चित्रकला है जो फोक आर्ट है। तो पुराने ज़माने में जो 1600 ईस्वी या 1700 ईस्वी की जो हिंदुस्तान की पेंटिंग है, वो उसमें पहले के ज़माने में साइड फेस का ज़्यादा चित्रण किया गया है। जो भी फिगर बनता था, जैसे हाथी भी बन रहा है साइड फेस से बन रहा है, सब उस तरह का था। और उसके बाद बुंदेलखंडी आर्ट है, फिर बंगाल का आर्ट है, फिर वो यहाँ का आदिवासियों का भी आर्ट है, बस्तर जिले का भी आर्ट है, और हिंदुस्तान में मिथिला आर्ट है। लेकिन इन आर्टों को अगर बनाना है तो इसका फिगर एक ही टाइप से बनेगा। लेकिन हम जो पेंटिंग करते हैं वो क्रिएटिव आर्ट में आता है। वो हमने अपनी पेंटिंग का एक अलग थ्योरी भी बनाया है। जो पेंटिंग मेरे स्टाइल का जो पेंटिंग है उसका मैंने नाम दिया है इंडो-विनोदिज्म आर्ट। इंडो-विनोदिज्म आर्ट, ये नाम दिया है मैंने अपनी पेंटिंग का। और कुछ पेंटिंग मैंने सूर्यलिज्म स्टाइल में भी बनाया है। सूर्यलिज्म का मतलब होता है कि रियलिस्टिक के पीछे रियलिस्टिक को दिखाना, वो सूर्यलिज्म आर्ट है। और इंडो-विनोदिज्म आर्ट का जो मैंने थ्योरी किया है, इंडो का मतलब हुआ हिंदुस्तान को प्रेजेंट करना, इंडिया। और विनोदिज्म VINODE और ISM, विनोदिज्म आर्ट का मैंने जो किया है, V से है विजन, I से है आइडिया, N से है नेचर, O से है ऑब्जेक्ट, D से है डायमेंशनल, E से है इमर्जेंट, I से है इन्वेंशनल, S से है सिस्टमेटिकल और M से है माइथोलॉजिकल। इतना चीज मिलके मेरा अपना एक स्टाइल है पेंटिंग बनाने। तो वो इंडो-विनोदिज्म आर्ट है। और मैं अपने आर्ट में एक चीज रखता हूँ कि जो जैसी पेंटिंग है, मेरा नाम विनोद पाठक है, लेकिन मैं अपने नाम का स्पेलिंग लिखता हूँ VINOD, विनोद पाठक, PATH है, ये होता है। लेकिन मैं लिखता हूँ WEV, KNOW, PHE पाठक, वी नो द पाठक, ये मेरा सिग्नेचर पेंटिंग का है। तो ये भी एक अपने आप में सोच जो है इंसान की, वो उसमें दर्शन होता है। पेंटिंग एक जो क्रिएटिव आर्ट है वो एक दर्शन से बिलोंग करता है। जैसे कविता है, कोई साहित्यकार कविता लिखते हैं तो कविता के अंदर बिना दर्शन के कविता नहीं हो सकती है। कुछ भी लिखा है, आधुनिक कविता लिखे या पुराने स्टाइल में लिखे या पद लिखे, जो भी लिखते हो उसमें एक दर्शन होता है। और दर्शन जब खड़ा होता है तब वो साहित्य का मतलब खड़ा होता है। तो उसी तरह है जैसे जो शिव सूत्र से एक एक शब्द बना, एक एक अक्षर बनी, और हर अक्षर का मतलब है, और हर अक्षर से मंत्र बना हुआ है। हर अक्षर से, आप किसी अक्षर को काट नहीं सकते। तो इस तरह से दर्शन खड़ा होता है। और उसी से मात्रा जब उसमें लग गई तो एक एक शब्द का, जैसे का, जो जैसे है, तो उस तरह से एक शब्द का निर्माण होता है। तो हमारे तबले में भी जो साहित्य है, उस साहित्य का, मैं तबले पर भी डिक्शनरी लिख रहा हूँ, तबले के साहित्य का डिक्शनरी लिख रहा हूँ।
तो शब्द का क्या मतलब होता है, धा का मतलब क्या है, धिन का मतलब क्या है, तिरकट का मतलब क्या है, धर का मतलब क्या है, सबका मतलब है। बिना मतलब के कोई चीज नहीं, कोई ऐसा शब्द नहीं बना जिसका मतलब ना हो। तो इस तरह से शब्द का भी विवेचन हम लोग करते हैं, हम करते हैं, उस बात को समझते हैं कि साहित्य क्या है। तो साहित्य के ऊपर मैंने तबले की भी साहित्य पे बोल बनाए हैं, जिसको सार्थक साहित्य कहते हैं, सार्थक शब्द के बोल। तो उसमें मैंने एक सुनाना चाहूंगा आप लोगों को, इजाजत है? जरूर जरूर। तो मैं सुना रहा हूँ। एक मैंने वो दुर्गा पूजा के समय, अभी नहीं, आज से 5-10 साल पहले ये रचना है कि हनुमान जी जब लंका गए थे, तो अशोक वाटिका में जब वो गए, तो वहां तो कौन रहता था, राक्षस लोग थे। उन्होंने देखा रहे ये बंदर क्या कर लेगा, तो इसको तो मसल लेंगे, खत्म हो जाएगा। तो लेकिन जब उनके पूंछ में आग लगा दिया गया, तब वो विकट रूप में, विकराल रूप में जब खड़े हुए, उस समय का मैंने बयान किया है कि धकी की धाक धदी की धग दिग तग सित तकित तका सिंह धग दिग न धागा दिग न धा धग दिग न धागा दिग न धा। ये है साहित्य। तो इसका मतलब क्या होता है कि धकी की माने धंगड़ शरीर से प्रकटी रूप में जब आए, धकी की धाक, तब उनकी धाक जमी, सब लोग बोले अरे इतना गिरा। धकी की धाक और धग दिग माने, धग का मतलब होता आग की आवाज, धग दिग माने हर दिशा में, धग ये आग की आवाज है, धग धग, और दिग माने दिशा, धग दिग तग सीते। तो जब आग लगी चारों तरफ, तो जो राक्षस गण थे वो बोले अरे तो चारों तरफ आग लगा, धग दिग तग सीते, अब इस जगह को त्याग देना चाहिए। तग सीते तकीता काशी ने, उसके पश्चात वो क्या किए, धग दिग न धागा दिग न धा धग दिग न धागा दिग न धा धग दिग न धागा दिग न धा। सब कोई गदी गण, जो राक्षस गण है, गदी माने स्थान, गदी माने गद्दी, अपने स्थान को छोड़ के सब भागे। इसका मतलब यही मैंने संशोधन किया है, मैंने ये रचना करी है। आप लोग विद्वान हैं, इसको आप लोग परख सकते हैं कि मैंने साहित्य सही कहा है कि गलत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस तरह की रचना मैंने बहुत करी है, साहित्यिक जो रचना है। एक और सुनाता हूँ, देखिए क्या है। धाकता कित तकत धान धा कित धन न कित तक तन न के धीधि धीधि ना करता 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 धन धन धान धा कित धगन कित तक धगन धग दिन समझता कित दीदी दीना करके करके धर करके धर धा कित दीदी दीना करके करके धर करके धर धा कित दीदी दीना करके करके धर करके धर धा। अब इसका देखिए मतलब क्या है कि धाय कित तक ता, धाय माने जाना, जा रहा है, कित माने किधर, तक माने तकते हुए, ता माने ताक झांक करते हुए तो किधर को जा रहा है। धा कित तक ता, अरे कित तकत किधर देख रहा है, धे धे ध्यान धा, धे और ध्यान और धारणा बना ले, तू बना बनाया खेल है। कित तकत धन धन धार धा कित धन न कित तक, ये धन के पीछे कहाँ तक जाएगा। तना न के, इस शरीर का क्या है, कित धन न कित तक तना न के धी 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 ना, धी माने आत्मा, धी माने मन, धी माने मर्म, धी माने ज्ञान,
मालिक ने तुझे इतने गुणों से संपन्न किया है, इतने गुणों से बनाया है, तेरे को मालूम नहीं है? दीदी दीदी ना, अरे कितने तक किधर देख रहा है? क्या कहते? धे धे ध्यान धा, अपने तरफ पलट के देख और धे और ध्यान और धारणा बना ले तो तू बना बनाए कित धगन, कहाँ तू देवता है, गणों में देवता है। धगन कित तत्, कहाँ तत्व है, 5 तत्वों का है ये सभी। कित तत् और धगन धग धीन, उन देवताओं से भी बड़ा है क्योंकि तू धीन है, पराधीन नहीं है। कोई ऐसा मंत्र नहीं बना है जो इंसान को कोई बुला सके मंत्रों से। भगवान बुलाए जा सकते हैं, देवी देवता बुलाए जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि साकार और निराकार दोनों में मनुष्य है, अजीब नाजिब है। कित धगन कित तत् धगन धग दिन, तो कित धीता वो कह रहा है क्योंकि मन हावी है आत्मा के ऊपर। तो वो इंसान कह रहा है कित धीता, ये आत्मा कहाँ पड़ा है? दीदी दीना, मैं ज्ञान मर्म आत्मा नहीं हूँ। जहाँ तक मैं धरी हुई चीज को प्राप्ति को पा जाता है मैं इसको मानता हूँ। तो लोग प्राप्ति में पड़े हुए हैं, उपलब्धि का किसी को ध्यान नहीं है कि जिंदगी एक उपलब्धि है। तो साहित्य से संगीत कितना रिलेटेड है, तबला कितना रिलेटेड है, क्योंकि तबले में ही हम लोग साहित्य को कहते हैं। गाने का तो साहित्य कोई भी समझ जाता है, लेकिन तबले की साहित्य ये हमारी नहीं है, ये परंपरा भगवान गणेश से शुरू है। ये गणेश जी का साहित्य है। इधर का जो साहित्य है, नॉर्थ इंडिया का जो साहित्य है, वो इतना बड़ा है कि इसका पार पाना, मैं खुद अपने तबले में 6000 रचनाएं बनाया, मेरी अपनी रचना 6000। कोई मुझे कहे कि पाठक जी आप अपना तबला सुनाइए, अच्छी सी उस्ताद का नहीं सुना रहा है, तो मैं अपना तबला सुना सकता हूँ घंटों। तो इतना मैं भी बैठे बैठे क्या करूँगा, तो कंपोजिशन करता हूँ, रचना करता हूँ अपनी बैठ के तबले में। तो मैं इसीलिए बहुत कम सोता हूँ। मैं, आप जानते हैं, आप खुद सब साहित्यकार हैं, जितने साहित्यकार ही हैं उनका लेट सोना होता ही है। वो सवेरे नहीं सो सकते हैं क्योंकि रात में जो बात निश्चिंतता से जो कल्पना आती है शांत वातावरण में, उस समय साहित्य निकल के आता है, संगीत निकल के आता है, उस समय ध्यान एकाग्र चित्त होता है। गंगा दिन के समय में बहुत, मैं पेंटिंग भी रात को ही करता हूँ ज़्यादातर, और कुछ स्केचेस हैं जो दिन में कर लेता हूँ, लेकिन रात में वो बड़ा सुकून से काम होता है। तो इसलिए मैं अपने समय को इस तरह से, शुरू से इसी तरह से मैं जिया हूँ और इसी तरह से जी रहा हूँ। अब इसमें क्या गलती है, क्या है, वो तो मेरे कान से लोग जान सकते हैं। तो ऐसा है कि साहित्य का संबंध संगीत से भी जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जिससे आप लोग सभी जानते हैं। तानसेन जी का नाम, हरिदास स्वामी, कितने हरिदास स्वामी 332 लिखे, जो उनका किताब है केलीमाल, उसमें उनकी बंदिशें हैं, उनके भजन हैं और ध्रुपद की बंदिशें हैं। तो जो गाना गाते हैं, हमारे खानदान में कुछ लोग हैं जिन्हें हरिदास स्वामी, तानसेन जी, बैजू बाबा की बंदिशें याद है। तो हमारा ट्रेडिशन है गाना बजाना हमारे खानदान में। तो जो गाना गाते हैं वो आपको सुना सकते हैं, लेकिन मैं तो तबला बजाता हूँ, तो मुझे तबले साहित्य से ही रुचि है और उसी में मैं रचना करता हूँ। लेकिन सब अर्थपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि बिना अर्थ के। कुछ कंपोजिशन है जो एक्सप्रेशन शो करता है, तो वैसे भी बोल हैं जो एक्सप्रेशन शो करते हैं तबले में। जैसे एक सिंहावलोकन सुना रहा हूँ कि देखिए शेर कैसे चलता है। आप लोग वीडियो देखे होंगे जो डिस्कवरी में दिखाते हैं
कि शेर कैसे आता है, कैसे रुकता है, कैसे शिकार करता है। तो देखिए इसका, देखिए चाल शेर का जो है, तो धैता आगे, ये पुरानी रचना है, ये मेरी नहीं है, पुरानी रचना है। धैता आगे धातक, शेर चलता है तो उसका कंधा देखने लायक होता है, तो धैता आगे इधर उधर देखते हुए चलता है। धैता आगे धातक ढके ढका तागा दीगन तागे डिंगे नाना गए ने धातक ढके ढका तागा दीगन, यहाँ छिप गया, वो बैठ गया। धत्ता न धातक ढके ढका तागा दीगन तागे डिंगे नाना गए ने धातक ढके ढका तागा दीगन, तो वो 3 बार अटेंड लेता है दौड़ते हुए पकड़ने के लिए। तो इसमें वो दिख रहा है। अब देखिए इसके स्पीड में, धक्का घन धातक ढक टका तागा दिगन तागे डिंगे नाना गए ने धातक ढके ढका तागा दीगन तागे धागे सिर धागे ये धाम ने पकड़ लिया, यहाँ समा जाता है। तो लय में सब बना हुआ है, 3 ताल में है ये, 16 मात्रा में। तो ऐसी रचना भी है। तो रचनाएं बहुत है, बहुत तरह की रचनाएं हैं, बहुत वैरायटी है। तबले में सबसे ज्यादा वैरायटी बना बोलों का पखाव जो तो है ही है। सर्वप्रथम तो मृदंग है, मृदंग से ही आया जिसका नाम अकबर के जमाने में पखाव रख दिया गया मृदंग का नाम। तो ऐसा है। तो साहित्य से तबला जुड़ा हुआ है, पूरा साहित्य से जुड़ा है। तो संगीत जो है वो बिना साहित्य के नहीं हो सकता। साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो चाहे म्यूजिशियन खुद रचना लिखे या कोई और लिखा हो, ऐसा है। तो हमारे खानदान में जितने हुए वो बहुत अच्छे राइटर भी थे, बहुत अच्छे जिसके बंदी से लिखे हैं। तो इस तरह से है संगीत का। अब संगीत तो मैंने एक्सप्लेन किया, पेंटिंग जो पुराने आर्ट हैं उनके बारे में भी बताया। अब मैं अपने आर्ट को जरा दिखाना चाहूँगा कि आर्ट का संबंध साहित्य से और इससे कैसा है। वो मेरी पेंटिंग, हाँ बाबू है, हाँ अच्छा। मैं जो मेरे स्टाइल पर अभी दुनिया नकल कर रही है उसका कुछ स्केचेस मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जो लोग पेड़ से बनाते हैं पेंटिंग, वो मेरा ही इजाद है। सबसे पहले मैंने ही किया उस चीज को। आप एक स्केच देखिए, दिखाई नहीं दे रहा है। दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं दिख रहा है। हाँ ये नहीं है। ये है। हाँ। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ। मैं विनोद सर से गुजारिश करूंगी कि वो हाँ। अपने वक्तव्य की समाप्ति के उपरांत अपना तबला वादन भी थोड़ा दिखाएं। अच्छा तबला। अच्छा अच्छा। जी हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं दिख और रहा है? जरूर चाहेंगे कि आप जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। जी पहले से बहुत स्पष्ट है। हाँ अब बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत, सजीव कलाकृति। क्या बनाया आपको समझ में आया? एक महिला का चित्र दिख रहा है, हाँ। चेहरा। अब आप देखिए, मैंने बनाया है पेड़। सारी अच्छा। डालियां पेड़ की है।
जी चेहरे जी का जी नहीं है, कैसे आगे से डाली जा रहा है, कौन सी डाली पीछे से आ रहा है, ये आपको दिखता होगा। जी। अद्भुत संयोजन कला का, है ना। वृक्ष और ये आज नारी तक, एक साथ। हाँ, ये फेस जो है, हाँ, देखिए कैसा, ये डाली जहाँ, ये पेड़ की डाली है जो इधर से जा रही है, वो ये लाइन बना, और इधर ये लाइन जो है, ये लाइन, ये सर का बन रहा है, आप देख रहे हैं। और ये पीछे से जो ये पेड़ आया है, उसकी डाली से ये आंख देख रहे हैं, ये नाक, वो अंदर से आ रहा है, वो लाइनिंग बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उस पार से जा रहा है। ये इधर का है डाली, एक एक डाली जो अलग अलग जा रहे हैं, वो आपको दिखता होगा, है ना। जी जी, यही आर्ट जो है वो विनोदिज्म आर्ट है शायद। हाँ, अभी ये विनोदिज्म है, जी क्योंकि जी। एक सब्जेक्ट से बनाए हैं। सूर्यलिज्म हम्म। में दो तीन चीज मिल के एक चीज बनता है, वो भी आपको दिखाऊंगा जो मेरी पेंटिंग है। ये देखिए, इंडो विनोदिज्म आर्ट, एक ही पेड़ है, देख रहे हैं, एक पेड़ है, जी जी, बहुत सुंदर, उससे अद्भुत। इधर लेडीज है, इधर जेंट्स है खड़े, दिख रहा है। नर नर नारी का चित्रण एक साथ। हाँ, एक जी साथ। जी जी आप, जी जी। अब ये मैं क्या सोच के बनाया, ये भी मैं इसकी फिलोसॉफी बता दूं। फिलोसॉफी ये है, हमको क्या दिखा, मैं आ रहा हूँ। ये फिलोसॉफी ये है कि चाहे अक्षर लिखा जाए, वो है लाइनिंग, और लिखिए तो है लाइन, लाइन का संयोजन है। तो अ बन गया, क बन गया, ख बन गया, वो भी लाइन ही है। लेकिन मैंने सोचा कि भगवान से बड़ा लाइनिंग कोई नहीं कर सकता है, ईश्वर बिल्कुल से बड़ा बिल्कुल लाइनिंग कौन कर सकता है। तो बिल्कुल उनकी सत्य। लाइनिंग, जो सबसे बड़ी लाइनिंग है, वो पेड़ है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सत्य सत्य। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, बिल्कुल पेड़ ठीक की बता रहे लाइनिंग, पेड़ की लाइनिंग जो है, वो तरह तरह से लाइनिंग है। अब उसमें आपको दिखे तो दिखे, तो यही है जड़ और चेतन का खेल। जो हैं। बहुत सांख्य सुंदर। दर्शन है, कपिल मुनि में जो कहा है कि सांख्य दर्शन तो क्या है, जड़ चेतन, पुरुष प्रकृति, ब्रह्म और माया, चेतन है। तो पुरुष, प्रकृति, ब्रह्म और माया, ये जो है स्त्री और पुरुष का मेल है। न स्त्री को छोड़ा जा सकता है, न पुरुष को छोड़ा जा सकता है। दोनों के मिलन से एक चीज का क्रिएशन होता है, उसी के बाद औलाद होते हैं। तो सृष्टि का यही है सिस्टम, मैंने जो समझा है सांख्य दर्शन जी। से। तो मैं कुछ अगर गलत बोलूं तो आप लोग बोल सकते हैं मेरे को, तो मैं, नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक बता रहे हैं विनोद जी, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। हाँ, तो अद्भुत। वही दर्शन है। मैं उस दर्शन को पकड़ के पेड़ से ही पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। पेड़ बहुत की अद्भुत है। लाइनिंग क्या कह रहा है, जी पेड़ जी, की लाइनिंग अलग क्या तरह कह की। रहा है। हाँ, ये वर्ल्ड में अलग है, वर्ल्ड में जी इस तरह से नहीं बनाया, क्योंकि मैं वर्ल्ड का सब बड़े से बड़े म्यूजियम देखा हूँ। देखिए, सूर्यलिज्म में सबसे बड़े आर्टिस्ट हुए हैं सैल्वाडोर डाली, शायद आप लोग नाम सुने होंगे। सैल्वाडोर डाली, मार्गरेट, पॉल डेल्फॉक, ये सब लीजेंड हुए हैं सूर्यलिज्म के। सबसे पहला सूर्यलिज्म के लीजेंड जो हुए हैं 650 बरस आगे, वो थे बोस्ट और ब्रुखल। ये दोनों सबसे बड़े 650 बरस पहले के हुए हैं, जिन्होंने अपने आंख से सूर्यलिज्म को ऐसा दिखाया है, वो तो पेंटिंग देखने के बाद ही आपको मालूम चलेगा कि क्या किया है इन लोगों ने। उसके बाद तो ये चलता ही आ रहा है सिलसिला सूर्यलिज्म का, कि रियलिज्म के पीछे जो रियलिज्म हो रहा है,
वो है सूर्यलिज्म। जैसे हम साकार रूप में हैं, निराकार में तो आत्मा है, ये है सूर्यलिज्म। तो उसको दिखाना, उसको समझाना, तो हमारा साहित्य वही समझाता है कि साकार रूप में है हम, लेकिन उसके पीछे शब्द ब्रह्म है जो अज्ञात है। लेकिन अज्ञात से ही जानकारी होती है, ज्ञात अज्ञात में ही ईश्वर महिमा छुपा हुआ है, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जिसे व्यक्त किया जा सकता है शब्दों से। क्या सर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? आप नहीं, बहुत बिल्कुल अच्छा, ठीक बोल रहे हैं। बहुत सुंदर। हम लोगों की जिज्ञासा ये है कि रंगों का जो संयोजन होता है लोक कलाओं में हाँ, और हाँ, और और हाँ, और शिष्ट कलाओं में, हाँ, ये हाँ, गलत हाँ, तो वो उसमें क्या अभी फर्क है? हाँ, ये लोक कला में जो है वो लोग सब्जी के रंगों से रंग बनाते हैं। जैसे बैगनी कलर, बैगन को उबाल के उससे उसको सुखा के उससे रंग बनाते हैं। हल्दी को लेके रंग बनाते, पीला कलर, समझ रहे? किस तरह से सब्जियों से और ये वेजिटेबल और तरह तरह की चीजों से वो कलर बनाते हैं। पालक पत्तों से हरा रंग और इस सब से निकाल के वो कलर बनाते हैं। उसका प्रोसेस तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसे सुनने में आया है, जैसे जानकारी में आया है, वो मैं बता रहा हूँ। और जो वाटर कलर है उसका तो केमिकली बनता है वाटर कलर, और जो ऑयल कलर है वो भी केमिकल से बनता है। तो ये तरह तरह के कलर है, जिसमें 7 कलर तो आप लोग सभी जानते हैं कि प्रमुख है, लेकिन जो कलर बॉक्स आता है उसमें सबसे कम कलर 10 कलर का आता है। अब उस 10 कलर से हम मिक्स करके तरह तरह का कलर बनाते हैं। जैसे ऑरेंज कलर में आप थोड़ा ब्लू मिला दीजिए तो वायलेट कलर हो जाता है। तो इस तरह का कलर मिक्सिंग होता है, तो जिसके आधार पर आदमी पेंटिंग करता है। और बड़ा बड़ा ऑयल पेंटिंग में आपको 20 कलर मिल जाते हैं, 22 कलर का एक बॉक्स भी आता है, तो वैसे भी बनाते हैं। लेकिन उसके बाद भी इतने कलर है जो मिक्सिंग करके बनाना पड़ता है। कुछ कलर नहीं मिलते हैं तो हम लोग मिक्सिंग करके, ब्लू कलर में भी बहुत वैराइटीज हैं, है ना, तो वो कलर मिक्सिंग से थोड़ा व्हाइट मिला कर, कलर को जैसे ब्लू को थोड़ा लाइट करना है तो उसमें व्हाइट कलर मिला के थोड़ा लाइट करते हैं, या उसमें थोड़ा सा रेड कलर मिलाते तो वायलेट कलर का ये आता है, अक्स आता है। तो इस तरह से करके कलर वैरायटी करके पेंटिंग बनाते हैं। हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही है। विनोद सर, विनोद जी, जी विनोद जी सर, हाँ, मैं बोलिए। जी, अगर कोई हाँ, सवाल ना हो बोलिए। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी, आप तबला वादन करें अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले 1 मिनट का। जी नमस्कार सभी अच्छा, को। जी अतुल भाई साहब जी नमस्कार। विनोद जी हाँ, नमस्कार। मैं उमेश पाठक। हाँ, हाँ, बोलिए। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है आपको? नहीं, डिस्टर्बेंस है। नहीं, आवाज नहीं। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। आप अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाएं। हाँ, वो पेंटिंग, जो पेंटिंग बाहर निकाल के रखा है थोड़ा उस पर नजर डाल लीजिए, उसके बाद मैं बस अपना तबला बजा दूंगा। हाँ, वो दिखा। दिखा। जी, ये काफी स्पष्ट है। जो पूरा दिखे यार, पूरा दिखे तब न बताएंगे। हाँ, आप सबों को दिखाई दे रहा है पेंटिंग? जी जी, दिख तो रहा है, हाँ, कुछ अब स्पष्ट है। देखिए ये जी बीच
हाँ, जी बीच जी में जी रास्ता है और ये इस कतार से और दोनों कतार से पेड़ खड़े हैं। इसमें 25 पेड़ खड़े हैं, 25 है पेड़। 25 का मतलब होता है 25 प्रकृति है जिसको मैंने खड़ा किया है। अब पेड़ से जो पत्ते झड़ के गिर रहे हैं उसमें घोड़ा बन रहा है। इसमें 4 घोड़े हैं। अब देखिए ये पत्ता झड़ रहा है, उससे ये देखिए बड़ा घोड़े का चेहरा बन रहा है। दिखा, ये उसके आंख है। जी 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 जी। जी है? सुंदर सुंदर, बहुत जी जी बहुत बढ़िया। दिख रहा है? अच्छा, ये घोड़ा जो छोटा घोड़ा है ये पौनी है, और ये बड़ी घोड़ी है जो मेयर है। दिखा? ये जी जी ये घोड़ा जी देखिए, क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर। और ये जो जी जी पेड़ खड़े हैं, उसके जो शैडो जो गिर रहा है वो देखिए, ये घोड़ा। जी जी तो इसकी फिलोसॉफी मैंने क्या खड़ा किया है वो मैं बताता हूँ कि अंतःकरण में 4 चीज है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार। तो मन घोड़ा जो है, सबसे बड़ा घोड़ा वो मन है। मन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? जी जी हाँ। और ये मेयर है, घोड़ी है, और ये पोनी है, माने उसका बच्चा। तो माँ का ध्येय, माँ का जो ध्यान है वो अपने बच्चों पे रहता है हमेशा। तो ये मन रूपी घोड़ा हुआ। ये छोटा जो है वो बुद्धि रूपी घोड़ा है, और इनका बुद्धि अल्प है। और जो मेयर है माँ का चित्त, तो मन, बुद्धि, चित्त, और ये जो शैडो गिर रहा है वो अहंकार रूपी घोड़ा है। क्योंकि मरते दम तक इंसान का जो चित्त अहंकार है वो कभी नहीं जाता है। अहंकार कभी नहीं जाता है इंसान का, जी मरते दम तक। बहुत बहुत सुंदर। तो इसकी फिलोसॉफी ये है। और ये जो पेड़ है, ये देखिए मेरा पैर है। ये जब मैं आया था दुनिया में तो पूर्ण था। बड़ा करके नहीं दिखा रहा है। अच्छा अच्छा। और ये जो पैर है, ये देखिए पैर है कटा हुआ पेड़। जो मैं जब जाऊंगा तो मेरा काम अधूरा ही रह जाएगा। अब इस फिलोसॉफी पे जो भी आगे काम ले जा सके उस इस डायरेक्शन में ले जा सकता है आगे, इसी स्टाइल को। बहुत सुंदर। और ये जो है, देख, ये जो है ये कटा हुआ पेड़ है। लेकिन देखिए यहाँ चिड़िया का घोंसला है, चिड़िया है, अंडा है। यहाँ भी चिड़िया है, घोंसला है। लेकिन ये आदमी है, ये औरत है। जो संबंध है वो भी क्षण मात्र है। इस पेंटिंग का नाम है लाइफ फॉर अ मोमेंट। बहुत सुंदर। लाइफ फॉर अ मोमेंट। जीवन एक क्षण के लिए है, दर्शन एक क्षण में होता है। तो पत्थर जो झड़ के गिर रहा है वो फॉर ए मोमेंट है। उसमें जो अगर जिसे दिख गया फिगर तो दिख गया, वरना करा उसको मैंने स्विच कर दिया। पेंटिंग माने समय को मैंने रोक दिया, उस समय को मैंने रोक के दिखाया है, तो वो पेंटिंग बन गई। बहुत सुंदर। लेकिन सब कुछ समय के अंतर्गत है। तो ये है फिलोसॉफी। अब ये जो माइलस्टोन है इस पर वी नो द पाठक विनोद स्ट्रीट ये लिखा हुआ है। ये 98 की पेंटिंग है। वाह, बहुत बढ़िया, काफी पुरानी है। हाँ, 98 की पेंटिंग। कैसा लगा ये पेंटिंग? लेकिन बहुत सुंदर, सब तो बहुत देखे समकालीन, हुए हैं। सजीव, बहुत 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 अच्छा। संदेश परक। हाँ? बहुत अब आप बहुत सुंदर बहुत विनोद। एक एक सुंदर, बहुत डाली सुंदर। गिन, एक एक डाली आप गिन सकते हैं पेंटिंग, एक एक डाली जितने पेड़ बने हैं। तो ईच ब्रांच यू कैन काउंट। ये पेंटिंग वाटर कलर में बना हुआ है।
बहुत सुंदर। आप लोग को बड़ा दिख रहा है सर? जी जी जी, दिख रहा है, दिख रहा अच्छा अच्छा। है। घोड़ा भी दिख रहा है इसमें। ये है इंडो विनोदिज्म स्टाइल। एक ही चीज में पूरी वक्तव्य है, मैंने दूसरा कुछ चीज नहीं बनाया है। पेड़ का अंग पत्ता है हम्म, और पेड़ की डाली है, और तो कुछ नहीं है सब्जेक्ट इसमें। हाँ? दार्शनिक है, बहुत दार्शनिक, अद्भुत दार्शनिक चित्र, दार्शनिक, हाँ, आध्यात्मिक, ये दार्शनिक। दार्शनिक है ये चित्र। हाँ, अब ये देखिए दूसरी पेंटिंग दिखा रहा हूँ, वो दिखा। ला इधर ले आ। अब आप ये देख रहे हैं पेंटिंग कि यहाँ एक क्रोकोडाइल है, दिखा क्रोकोडाइल? जी जी जी। ये क्रोकोडाइल है, इसने इस चिड़िए पर अटैक किया है, तो ये इसको मांस निकल गए हैं, हम्म, और ये खून का स्पॉट, खून के धब्बे देख रहे हैं, ड्रॉप हाँ ड्रॉप दिख खून है, रहा है, हाँ दिख रहा है। दिख रहा है। तो ये चिड़िया को दो चिड़िए ने बचाया है पकड़ के, देखिए बिक है, हम्म, बचाया है दो चोंच से। देखिए चिड़िया दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा हाँ दिख रहा है चिड़िया, और है। जी इसकी आवाज सुन के एक ऊपर से चिड़िया उड़ता हुआ आ रहा है, दिखा? जी जी जी, दिख रहा है। ये चिड़िया उड़ता हुआ आ रहा है उसे बचाने। तो चिड़िए ने चिड़िए को बचाया है, एक यूनिटी फॉर्म हुआ है। तो एक यूनिटी में पूरी बाघ की शक्ति है, ये टाइगर है, हम्म, लैंडस्केप है। बहुत सुंदर। हाँ, ये ऑयल पेंटिंग है सर। बहुत बहुत सुंदर है विनोद जी, बहुत सुंदर। हाँ, तो ये एक यूनिटी पे बनाया है, ग्रेटिट्यूड विद ग्रेस इस पेंटिंग का नाम है। ये पेंटिंग है, दिस इज सूर्यलिज्म, ये आर्ट सूर्यलिज्म है। बहुत सुंदर। एक और सूर्यलिज्म दिखा रहा हूँ, वो हटा, ये उठा के ला। ये दिखाई दे रहा है पेंटिंग? जी जी जी, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। दिखाई दे। हाँ देखिए, मेन मुद्दा ये है, इस पेंटिंग का नाम है बेड रॉक ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता की नींव पेंटिंग का नाम है। तो अब इसमें मैंने जो बनाया है वो देखिए, ये पहाड़ है, लेकिन एक औरत लेटी हुई है। एक चीज में दो चीज दिख रहा है। जी जी जी, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक, ये महल है, ये लेडीज और जेंट्स का एक स्टैचू है पहाड़ पे बना हुआ, और ये आदम और हवा है, जो आदम का सृष्टि का बेटा। निर्माता। हाँ, तो जिसका मतलब ये हुआ कि आदम के बेटे ने एक दूसरे से लड़के एक का गर्दन काट के, तो उसका नरमुंड उनके गोदी में है। और ये एक स्तंभ पे दो स्टैचू वर्ल्ड में नहीं बना है, इसके ऊपर दो स्टैचू बने। हर चीज जी में दो चीज है। ये है बुद्ध, लेकिन कापालिक बुद्ध कहीं नहीं है, सिर्फ नर मुंडों से मैंने बुद्ध को बनाया है। अद्भुत है। ये अब मेन मुद्दा ये है, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है? तलवे दिख रहे हैं, पाँव।
है पाँव, हाँ, ये पाँव है हम्म, और ये अंगूठा है, हाथ का अंगूठा, यूं दिख रहा है, दिख रहा है। यूं, हम्म, हाँ, ये हाथ लेकिन का अंगूठा है, लेकिन ये पुरुष है और ये दो महिला है। दो अब आप स्त्रियां, देखिए, एक स्त्री है। देख लिया ना, जी जी एक, जी, हाँ, जी जी एक पुरुष जी एक स्त्री, एक, जी जी दिख गया। एक, हाँ, एक आंचल टाइप का पड़ा हुआ है, समझ रहे, उसके अंदर ये लेडीज का चेहरा दिखता होगा आपको, ये हाथ जा रहा है लेडीज का, है ना, ये पुरुष का हाथ औरत का हाथ पकड़े हुए है। अब आप देखिए, ये ये आदमी है, अब ये यही आदमी है, उसका ये घुटना है, पहला उंगली बन गया, उसके हाथ में एक बॉल है, ये आदमी का घुटना, ये औरत का, औरत का पैर, ये आदमी का घुटना, ये औरत का पैर, ये पांचों उंगली बन गए, दिखा, हाँ हाँ, बहुत सुंदर। जी जी, दिखा। तो अब हाँ, दिख रहा इसका है। वक्तव्य क्या है, इसकी फिलोसॉफी क्या है, कि मैंने दिखाया औरत को पैर का तलवा, तो उसका अभिप्राय ये है, उसका मतलब ये है कि जो औरत है वो स्टेप बाय स्टेप जनरेशन देती है खानदान, हम्म, इसका मतलब ये है, समझ रहे हैं। जी, और वो माँ है, वो माँ है, इसलिए वो पूजनीय है, वो चरण पूजने लायक चीज है माँ, दो मतलब है। बहुत सुंदर। और ये जो पिता है वो अंगूठा है, इसलिए कि उसे नहीं मालूम है कि उसका औलाद है या किसका औलाद है, ये भी मतलब खड़ा हो रहा है, उसे मालूम नहीं है, माँ जानती है ओरिजिनली में, लेकिन इसका दो मतलब है कि ये पुरुष के वजह से औरत बनी है, इसीलिए उसके हाथ में बॉल है, वर्ल्ड उसके हाथ में है, पुरुष के हाथ में। ये फिलोसॉफी देखिए आप सर, जी जी जी, बहुत सुंदर। उसके हाथ में दुनिया है, उसने इन्हें अपनी औरत बनाया। ये दूसरा जी मतलब, मर्द का सिग्नेचर चलता है, सरनेम चलता है, तो वो अंगूठा छाप जैसा मजबूत है, पुरुष का नाम सर, ठीक है। पितृ सत्तात्मकता को जी जी, दर्शा रहा है। बहुत बहुत हैं? सुंदर, बहुत तो सुंदर। उनका सिग्नेचर चलता है, तो सिग्नेचर तो सबका अलग है, लेकिन अंगूठा का छाप तो एक एक है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने उनको अंगूठा बनाया। अच्छा है जी। ये मैंने कहा है कि आदमी की जो सभ्यता है कपड़े से भी है। वो कैसे, कि आपके पास बोलने की जरूरत नहीं, कोई सरदार आ जाए तो आप कपड़ा देख के बोलेंगे ये सरदार है, कश्मीर का आदमी आ जाए कश्मीरी कपड़ा पहने रहेगा, आप कह देंगे कश्मीरी है, नाम बोलने की जरूरत नहीं है। बंगाली आ जाए कपड़े से बोल देंगे। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो कपड़े हैं वो भी सभ्यता की नींव है, उसे बचा कर रखा जाए। तो आप देखिए एक गठरी है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। गठरी है, वो पुरानी हो गई है, फट गया है, ये फटा हुआ हिस्सा है गठरी का, समझ रहे, जी 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 दिख जी, रहा है, हाँ दिख रहा है, एकदम दिख दिख रहा रहा है। है। हाँ जी जी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में। हाँ, उस कपड़े की हिफाजत ईमानदारी से होनी चाहिए। तो वो एक कुत्ता बैठा हुआ है, देखिए कुत्ता जी, दिखा, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ऊपर की साइड में ना। ये देखिए मुंह है उसका, हाँ हाँ, घूम के बैठा हुआ है, जी जी देख रहे हैं, ये कान है, ये मुंह है, ये गर्दन है, ये ऐसे घूम के बैठा है, यूं दिख रहा है, दिख रहा दिखा। है। हाँ बिल्कुल दिखा। जी, कुत्ते का मुख जो है और बहुत स्पष्ट है, शरीर। हाँ हाँ, और देखिए अब उस कपड़े की हिफाजत होनी चाहिए। ये तो कपड़ा टूटा हुआ है, लेकिन जो जहाँ फटा हुआ हिस्सा है जो, वो वर्ल्ड मैप है, ये एशिया महादेश, ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया है। क्या बात है, क्या बात है। कितना ये विस्तार आप है इन देख रहे चित्रों हैं, में। हाँ हाँ हाँ,
हाँ, और ये जो है वो जो पार्कों में जाली नहीं लगाते जिससे घोड़ा बन जाता है, हाथी बन जाता है, हाँ हाँ हाँ। वो देखिए जाली का बना हुआ है, उसकी परछाई गिर रही है तो परछाई दिख रहा है जैसे कौवा के मुंह में रोटी। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, ठीक है, बहुत तो स्पष्ट। जिस तरह कौवा रोटी के लिए तड़पता है, रोटी के लिए बेचैन रहता है, आपका नजर हटा, वो रोटी पकड़ लिया, उठा लिया, समझ रहे हैं? जी जी जी। उसी तरह देश की गरिमा को बचाने के लिए गांधी जैसा आदमी चाहिए। टर्न कर, पेंटिंग टर्न। जी है, ये देखिए गांधी जी, एक पैर ये गया, एक पैर ये गया, ये हाथ है, ये डंडा है, दिखा सर? जी, दिख रहा है, लेकिन गांधी जी स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। हाँ करीब से दिखा, गांधी जी स्पष्ट नहीं दिख रहा है, और करीब का हाँ, आया। अब कुछ स्पष्ट हुआ। अब देखिए, ये देखिए चश्मा पहने हुए हैं, हाँ ये हाँ नाक है, ये होंठ है, ये ठुड्डी है, ये गर्दन गया, ये सर गया, ये देखिए एक पैर ये, एक पैर ये हाथ, ये डंडा यहाँ। ये सब समझने के लिए आपकी पेंटिंग की जो जो प्रदर्शनी चित्र देखनी होगी। प्रदर्शनी होती है वो देखनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, तब प्रदर्शनी देख। हाँ, प्रदर्शनी देख, हाँ क्योंकि इसमें बहुत छोटा चित्र है, तो समझने में हाँ और हाँ, समझाने में दोनों में दिक्कत हो रही है। दोनों में होगा ही, वो हाँ सामने हाँ देखेंगे तब सामने देखने से ज्यादा तब ये समझ में समझ आता में है। आपके बहुत सारे चित्र हाँ तो मैंने देखे हैं, इसलिए मुझे हाँ ज्यादा हाँ, दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं देखे, इसलिए उनको। ये देखिए सर, जी जी जी। हाँ, ये जो पेंटिंग है इसका नाम है तुम सा नहीं देखा। पेंटिंग का नाम है तुम सा नहीं देखा। अब ये देखिए पूरी एक लेडीज खड़ी है, दिखा? ये देखिए उसके होंठ है, ये देखिए उसके कमर है, ये हाथ ऐसे गया, हाँ ये इधर आ रहा है हाथ, देख रहे हैं? ये उसके जी होंठ है, वो तो ढक गया ना हाथ से, उसके आंख वाँख सब ढक गए हैं, जी देख जी। रहे हैं? हाँ ये उसके सीने हैं, ये पूरी खड़ी है। ये थोड़ा पेंटिंग बाकी है, इसको करना है मुझे, बहुत दिन का बना हुआ है, तो फिर मुझे टच देना है। तो ये पेंटिंग है तुम सा नहीं देखा। और देखिए ये पेड़, एक आदमी दिख रहा है, वो देख के बोल रहा या बोला ये क्या देख रहा हूँ, मालिक ने कैसा बनाया कुदरत में। ये पेड़, और देखिए एक बूढ़ा हाथ दोनों उठाए हुए हैं। अपने बीच में दो पेंटर और भी हैं, पाठक जी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, आकृति जी हैं, और दूसरा आनंद जी बताएंगे। दो दो हाँ दो हाँ, कीर्ति जी और आनंद। जी आकृति जी जी और जी। अवंतिका जी दोनों दोनों बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं जी। हाँ जरूर जरूर जरूर। आप दोनों कुछ अगर। ये देखिए, थैंक यू सर। हाँ और आप देखिएगा ये कि देखिए, आकृति जी की आंख हाँ भी दिखाई दे रही थी जब वे कैमरा बंद करके बैठे। उन्हीं का चित्र है जी। जी जी। हाँ, और ये देखिए दूर में जो महल बना है, ये दो जूते हैं। उसको जूता इसलिए बनाया है कि जहां तक सुदूर के पार भी चले गए, लेकिन ऐसा देखने में दुनिया के किसी कोने में नहीं आया, जूता वही धस गया। वो दिखाया मैंने, महल जो बनाया उसे जूता का शेप दिया है, डबल जूता, एक ही में दो जूता है।
दिखा? जी 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 बिल्कुल। वो दिखा रहा हूँ, उसकी जूता घस गया, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया दुनिया के किसी कोने में, इसलिए इसका नाम सुनसान नहीं देखा। ये दिया है। अब इस साहित्य को आप तबले के साथ कैसे जोड़ेंगे जरा वो देखें। हाँ? इस साहित्य को तबले के साथ आप कैसे जोड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ हाँ, तो वो तबले में बजा के सुना देता हूँ। जो जी मैंने जी जी सुनाया। जी जी स्वागत। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। संभवतः आप म्यूट हैं सोमदत्त जी। जी विनोद जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। तकनीकी खराबी है संभवतः। हेलो। हाँ। जी सर नमस्कार। मेरे आपका ख्याल साउंड कम आ रहा है सर, माइक को तबले का नजदीक साउंड ले कम आ लीजिए। रहा है? हाँ साउंड कम आ रहा है, माइक को नजदीक ले लीजिए आप। और नजदीक। जी। म्यूट हो गया है उनका एक्चुअली, इसलिए शायद इधर आवाज अब नहीं आ आ रहा रही है? है। हाँ अब आ रहा है? जी 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 शुरू करें, शुरू करें। हाँ, जो मैंने सुनाया कि धाकड़ कटा किसी ताकत धन धन धार धा किसी धना ना किसी ताकत तना ना के दीदी दीदी ना सकता कटा धन धन धार मैं अपना काम का करती हूँ। सर इनका फर्स्ट आवाज नहीं आ रही। विनोद जी, नहीं विनोद जी सर अपना हाँ, तेरे वीडियो फोन बंद पे कर आएगा। दीजिए, अपना अपना विनोद जी वीडियो बंद कर दीजिए आप। हेमंत जी कह रहे हैं कि विनोद जी आप अपना कैमरा बंद करेंगे तब संभवतः ध्वनि स्पष्ट आएगी। कैमरा कैमरा आप कैमरा बंद कीजिएगा तो संभवतः ध्वनि ठीक पहुंचे। अब आ रही है।
आ रही है? आपकी आवाज तो आ रही है। कुछ तकनीकी हाँ, खराबी है मुझे लग रहा है। आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए और उसके बाद बजाइए तो आवाज ठीक लगेगी। वीडियो ऑफ कर दे, खाली साउंड है। आ रही है? मोबाइल थोड़ी से थोड़ी आप जुड़े हैं विनोद जी, मोबाइल को आप निकट रख लीजिएगा, तबले के निकट, ध्वनि ठीक पहुंचेगी। आ रही है? जी जी। आया आवाज? नहीं, तबले की नहीं है ध्वनि। तबले की आवाज आवाज नहीं आ इससे ले, अपने वाले में से ले। हाँ, नहीं देख रहे हैं। कोई बात नहीं। विनोद जी, लगता है तकनीकी दिक्कत है, छोड़ दीजिए। यहाँ तक आवाज आ नहीं रही है। नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं, छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। हाँ, कुछ तकनीकी दिक्कत लग रही है, छोड़ दीजिए उसको। कभी प्रत्यक्ष आपका सुना जाएगा तो मुझे लगता है ज्यादा मजा आएगा। हाँ। ये अवसर जल्दी ही आएगा। ये हो सकता है कि हम लोग बाद में एक इनका स्पेशल अलग से एपिसोड कार्यक्रम कर लें। हाँ हाँ हाँ। जी अलग जी से एक कार्यक्रम का, हाँ, ये भी ठीक है, अलग से कार्यक्रम जी किया जी। जाएगा। तो विनोद सर का वक्तव्य अगर समाप्त हो गया हो तो आगे बढ़े, आगे अनुसार, या कुछ जोड़ना हो तो आप जोड़ें। आवाज एकदम नहीं आ रही है, तेरे से आएगा बाबू आवाज? थोड़ी थोड़ी आ रही है। जल्दी ला। हाँ, वो चला देने से होगा। हाँ, जल्दी कर। आज विनोद सर श्रोताओं को निराश करना नहीं चाहते हैं। हाँ, बोलिए। जी जी। आज श्रोताओं को निराश करना नहीं चाहते, सभी प्रयोजन करके भी सुनाना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, इसमें लगा। एक बारी वैसे ही बजाओ। आवाज आ रही है? विनोद जी, बहुत स्पष्ट नहीं है मेरा ख्याल से आज, क्योंकि नहीं, तकनीकी दिक्कत है, आवाज पूरी तरह नहीं है। आपकी आवाज पूरी मिल रही है लेकिन तबले की आवाज नहीं मिलती। हाँ, छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि आपको अलग से ही एक कार्यक्रम हम करेंगे, अलग से ही कार्यक्रम करेंगे इसका, तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि अभी वो बहुत आई आवाज। वो बीच बीच में आप भी, हाँ, इस बीच बीच में आप ठेकी लगाते तो आ जाती है। हाँ जी 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 जी। मुझे लगता है कि ये YouTube वगैरह पर जाएगा विनोद जी तो ठीक नहीं जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। यूट्यूब में ठीक से नहीं जाएगा, बोल रहा। हाँ, छोड़ दीजिए। ठीक है। मैं अतुल जी के निवेदन मुझे कर लगता है रहा हूँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम को आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अगर विनोद जी क्या क्या हो तो कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। विनोद जी हाँ, की बढ़ाइए। हाँ, जी 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 विनोद जी। जी जी। हाँ, तो बहुत ठीक है। सुंदर, ये थे विनोद पाठक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह ये अपनी कला के संयोजन से, कला की मर्मज्ञता से सभी कलाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं। जैसे इन्होंने, इनकी खास तरह की शैली है, इन्होंने इंडो विनोदिज्म पे भी काफी बातचीत की हमसे आज, और आज इन्होंने बताया कि कैसे कला और साहित्य का अंतर संबंध एक दूसरे से है।
इन्होंने आइडिया, ऑब्जेक्ट और इमरजेंट की भी बात की। इन्होंने साहित्य और संगीत को प्राण बताया जीवन का, और उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में भी इन्होंने अपने कुछ बिंदु रखे। तबला, पखावज, साहित्य और संगीत, ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सभी मुद्दों पे बात करते हुए, इन सभी बिंदुओं को रखते हुए उन्होंने कला और साहित्य को एक साथ जोड़ा है, उसके अंतर संबंध को बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि पेंटिंग के माध्यम से हम समय को रोक सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने अपने आज के वक्तव्य में कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि हम आदमी की संस्कृति को उसके कपड़ों से, उसके रहन सहन से, उसके पहनावे से भी जान सकते हैं। तो बहुत सुंदर वक्तव्य इन्होंने अपने आज के उद्बोधन में बताया कि किस तरह जो हम आइडिया, ऑब्जेक्ट और इमरजेंट के साथ अपनी कला का एक अद्भुत संयोजन कर सकते हैं, और कैसे मानव से मानव को जोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी आज, कि कला सिर्फ कला एक कौशल के लिए नहीं, कला सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि कला मानव को भी जोड़ती है, मनुष्य को जोड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी आज के वक्तव्य में। मैं फिर कहूंगी कि कला की जो प्रासंगिकता है, उसकी जो जड़ें हैं, वो अपने समय के बीचों बीच उसकी सजीव और सार्थक उपस्थिति में होती है। अगले युगों में तो वह कस्तूरी मृग जैसी प्राणवान गंध यात्रा करती है, क्योंकि इतिहास के प्रवाह में जो कला है उसकी तत्कालिकता क्षरित होती रहती है, क्योंकि और वह चिरंतन संवेदन, चेतना, मर्म स्पर्शी जीवन दृष्टि, काव्य गुण और आदि की अंतःसरणी के साथ प्रवाहित होती रहती है। तो आज हमने इसी कला मर्मज्ञता की बात की। हमने कला को सत्य माना, हमने कला को शब्द माना, हमने कला को ब्रह्म भी माना, और हमने कला को अज्ञात भी माना। तो आज इस बहुत सुंदर उद्बोधन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और अपने इस कार्यक्रम को, थोड़ी सी तकनीकी बाध्यता आई थी, हम सुन नहीं पाए, श्रोता जो हमसे जुड़े हुए हैं तबला वादन सुन नहीं पाए, किसी और कार्यक्रम में सुनेंगे। तो समय नष्ट न करते हुए और समय को थोड़ा सा, चूंकि काफी लोग जुड़े हैं और समय की बाध्यता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी का आह्वान करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो आए। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव वरिष्ठ साहित्य समीक्षक हैं, सहाचार्य हैं, हिंदी विभाग दिग्विजय नाथ स्नाकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, संस्थापक न्यासी भी हैं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के। इनका परिचय मुझे लगता है सभी लोग परिचित हैं, ज्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बिना समय गवाए सादर आमंत्रित करती हूँ अध्यक्ष महोदय को, डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी को, कि वो आए और पटल पे अपने वक्तव्य को रखें। जी, स्वागत है सर। जी, सबको नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जी, आ रही। जी जी। आज जब सारस्वत वक्ता के रूप में पंडित विनोद पाठक जी को सुन रहे थे हम सब, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे जैसा लगा वैसा शायद आप लोगों को भी लगा होगा कि हम एक वैदिक ऋषि का संकल्प सुन रहे थे, और मुझे तत्काल ध्यान में आया कि आज जब हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यह व्याख्यान सुन रहे हैं, साहित्य, संगीत और कला का अंतर संबंध, तो मुझे अपने पूर्वज साहित्यकार महर्षि वाल्मीकि का अनायास स्मरण हो आया। संयोग से आज उनका अवतरण दिवस भी है पारंपरिक रूप से। तो अगर मैं कहूँ, थोड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें कि पंडित विनोद पाठक जी के रूप में मैं उन्हीं को सुन रहा था। अरे अरे, धन्यवाद धन्यवाद। उसके नहीं, ये मैं अकारण या अतिरिक्त श्रद्धा के भाव से नहीं कह रहा हूँ। इसके पीछे एक आधार है। आधार यह है, मेरा यह मानना है कि साहित्य हो, संगीत हो या कोई भी कला हो, उसका बीज भाव है करुणा। जब तक तमसा नदी के तट पर क्रौंच युग्म में से एक पक्षी को आहत नहीं देखा महर्षि ने, तब तक वे एक वैदिक ऋषि थे।
और जैसे ही उसे देखा और शापवाणी मुंह से निकली तो उनको लगा कि अरे ये क्या हो गया। आप सब लोग उस घटनाक्रम से परिचित हैं और देखिए कैसे उन्होंने जब अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि मेरे मुंह से यह जो वाक्य निकला है वह 4 चरणों में आबद्ध है, इसके प्रत्येक चरण में बराबर अक्षर हैं, इसे वीणा की लय पर भी गाया जा सकता है, इस नाते यह श्लोक है। और बाद में आनंदवर्धन ने तो उसको थोड़ा और विस्तार दे दिया। ध्वनिवादी आचार्य ने कहा कि शोकः श्लोकत्वमागतः। तो ये एक बड़ा अद्भुत संयोग था जहाँ पर हम लोग साहित्य, संगीत और कला की त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। और मैंने एक शोध काम किया था ये गजल के परिप्रेक्ष्य में, तो जब छंद पर काम कर रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि यह जो अपना वैदिक छंदो विधान है उसमें सप्त स्वर, सप्त वर्ण और सप्त छंद ये मौलिक विधान है और प्रत्येक ऋचा में इन तीनों का संगम है। और आज जब विनोद जी को हम लोग सुन रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि आज का साहित्य, आज का संगीत, आज की कला इस त्रिवेणी से शायद कुछ दूर चली गई है। तीनों नदियां अलग अलग बह रही हैं, लेकिन तीनों का संगम किसी एक बिंदु पर हो जाए तो फिर से भारत में प्रयाग अवतरित हो जाए। एक ये बड़े बड़े दर्द को स्वर मिला है। और मुझे एक दर्द और ध्यान में आया जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने गीतिका में लिखा है और उसको पढ़ते हुए आंख में आंसू आ जाते हैं कि मेरे पास हारमोनियम खरीदने तक को पैसे नहीं थे। और वो अंतिम साहित्यकार मेरी निगाह में, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, तो जिन्होंने साहित्य और संगीत को एकत्र करने का प्रयास किया। बाद में के हिंदी साहित्यकार में बहुत कम ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। तो बहरहाल ये एक बड़ा मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से रोमांचक व्याख्यान रहा। मैं आग्रह करूंगा हम सबके बीच में जो हनुमान है आनंद पाटिल जी की, कभी आपका एक इस तरह का तबले का, और जिस तरह से आप व्याख्यान दे रहे थे कि कैसे तबले से ये स्वर आ रहे हैं शब्द के रूप में, ध्वनियों के रूप में नहीं, शब्द के रूप में, वर्ण के रूप में। तो ये एक अद्भुत बात है। यह हम नई पीढ़ी के लोगों के लिए रोमांचकारी बात है। मैं आपको अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ विनोद जी। और मैं भी प्रणाम करता हूँ आप। और ये बहुत अच्छा रहा। मैं अध्यक्ष बना दिया मुझे आनंद जी ने, नहीं तो पात्रता मेरी वैसी है नहीं। मैं तो अभी एक विद्यार्थी के रूप में ही हूँ। ऐसे कुछ काम हो रहा है मंच पर। समय चूंकि बहुत हो गया है और आज शरद पूर्णिमा भी है, तो आज हम लोगों के इधर तो वो रात्रि जागरण का और वो खीर वाला कार्यक्रम रहता है, तो बहुत से लोग इस बात की प्रतीक्षा में होंगे। तो मैं बहुत लंबा इस वक्तव्य को न लेते हुए आप सबको एक बहुत सुंदर मंच के लिए, स्वागत वक्तव्य के लिए डॉक्टर आकृति ग्रोवर को, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोमदत्त जी हैं, बहुत हम लोगों के अभिभावक, और डॉक्टर दर्शनी प्रिय और सिद्धार्थ जी तो अनुज। तो बहुत अच्छा ये कार्यक्रम चला और ऐसे ही यह पीठिका बने जिस पर कुछ काम हो सके
जहां पर हम साहित्य, संगीत और कला के अंतर संबंधों की त्रिवेणी को फिर से जागृत कर सकें, भारतवर्ष में फिर से प्रवाहित कर सकें। यह काम बहुत महत्वपूर्ण है और इस मंच से इसको एक दिशा मिली है। आप सबको फिर से साधुवाद। अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। मैम अनम्यूट। जी, बहुत सुंदर श्रीवास्तव सर जैसे कह रहे थे कि आज जिस तरह हम त्रिवेणी में बह रहे थे और पाठक सर का जो वक्तव्य था उसमें कला, संस्कृति और तमाम चीजों को लेकर हम एक साथ बह रहे थे। ये बहुत अद्भुत बात आपने कही, बहुत सुंदर बात। और निश्चित ये ठीक ही कहा गया है कि संसार के जितने भी दर्शन हैं, विचारधाराएं हैं, उनके चिंतन के मूल में व्यक्ति और समाज ही तो है, कला ही तो है। हम कला के साथ जीते हैं, कला के साथ उठते हैं और कला के साथ ही चले जाते हैं, विदा ले लेते हैं। तो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अवबोध की जो जड़ें हैं हमारे भीतर, ये हमारी जातीय संस्कार है। ये हमें कहीं से बोरो नहीं करना है, हमें कहीं से लेना नहीं है। इसलिए तमाम विषमताओं के बावजूद हम एक साथ जुड़े हैं, इसी कला के बूते, इसी संस्कृति के बूते और इसी परंपरा के बूते। ये सामूहिकीकरण का जो भाव है, यही तो हमें भारतवर्ष के तमाम लोगों को आगे बढ़ाता है। तो सामूहिकता जो जीवन में अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं तो इस सामूहिकता के साथ हमें जुड़े रहना है। और ये मंच, ये पटल यही कार्य कर रहा है कि अलग अलग क्षेत्र के लोगों को एक साथ जोड़ रहा है, सामूहिकता में जोड़ रहा है। चाहे वो लेखक हो, कलाविद हो, संगीतज्ञ हो, कोई भी हो, सबको इस पटल पे इसलिए लाया जा रहा है कि हम संस्कृति के समानांतर एक अस्त्र की तरह जो है उसमें बदलाव लाएं और इस तरह हम इस्तेमाल करें कला को, एक साहित्य को, कि एक बड़ा इतिहास जो है उसका साक्षी बने कि हमने बहुत कुछ बदला है। कला और क्रांति दोनों के लिए उसे समकालीन दृश्यालेखन की एक दस्तावेज की तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो मैं ये मानती हूँ कि हमें परिवर्तन तभी हम लाएंगे जब परिवर्तनकारी शक्तियों को हम नई ऊर्जा के साथ और नई चेतना के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर आनंद पाटिल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आगे आए और सारस्वत सदस्यता को लेकर जो एक हमारी जो परंपरा है उस पे हम बातचीत रखें और सदस्यों को सदस्यता दें। जी 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 जी, कार्यकारी जी, सोमदत्त जी, सोमदत्त शर्मा जी, जी जी, सोमदत्त शर्मा जी को मैं बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी वो आए और जो लेखक संघ से जुड़ने के संबंध में जो अपील है उसके लिए मैं आगे डॉक्टर पाटिल साहब को पहले ही निमंत्रित कर रही हूँ। जी, सोमदत्त सर स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शनी जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी, हमारे विशिष्ट वक्ता आदरणीय विनोद पाठक जी और मित्रों, हमारी जैसा कि दर्शनी जी ने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया, बताया कि ये मंच ऐसे लोगों का मंच है जो किसी भी क्षेत्र के सृजन काम से जुड़े हुए, किसी भी क्षेत्र के सृजन से जुड़े हुए जो लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो एक मंच पर आए और अपने आप को विकसित करें और समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। समय चूंकि बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए बहुत लंबी चौड़ी बात करने का तो इस समय नहीं है, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे बीच में लोग आ रहे हैं, हमारे बीच में जो विचारक हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, और आज विनोद जी आए एक चित्रकार के रूप में, संगीतज्ञ के रूप में, ऐसे लोगों के हमारे बीच में आने से हमारी गरिमा बढ़ती है, संगठन की गरिमा भी बढ़ती है। हम बहुत बहुत आभारी हैं विनोद जी के, उन्होंने समय दिया मेरे आग्रह पर। मैंने उनके साथ काम किया है आकाशवाणी में विनोद जी के साथ, तो इसलिए मैं बहुत पहले से उनसे परिचित रहा हूँ, उनकी प्रतिभा से परिचित रहा हूँ, और जो बंदिशें उन्होंने आज सुनाई हैं, इससे कई गुना ज्यादा बंदिशें मैं उनकी आकाशवाणी में सुन चुका हूँ। इसलिए मुझे उनकी प्रतिभा पर बिल्कुल रत्ती भर न शंका थी न संकोच था। ये जरूर है कि जो संगीतकार होता है उसकी अपनी एक भाषा होती है, चित्रकार होता है उसकी अपनी एक भाषा होती है, वो अपनी भाषा में बात करते हैं, रंगों की भाषा में बात करते हैं, बोल की भाषा में बात करते हैं। ये पहली दफे मुझे महसूस हुआ कि जो इस तरीके की कलाएं हैं, जो प्रदर्शनकारी कलाएं, संगीत भी उनमें से एक खास कला है, तो ऐसी चीजों के लिए हमको एक मंच ही रखना चाहिए पूरी तरह से।
समर्पित मंच रखना चाहिए। हम लोग की एक परंपरा है कि जो विशिष्ट अतिथियों को हम अपने मंच पर आमंत्रित करते हैं उनको हम संगठन की मानद सदस्यता प्रदान करते हैं। तो आज स्क्रीन पर आदरणीय विनोद जी आपको एक सदस्यता का प्रमाण पत्र दिखाई दे रहा होगा। हम आपको अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से मानद सदस्यता प्रदान कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आप इसको स्वीकार करेंगे। और मेरा भाग्य है, सौभाग्य है। ये मेल पर आपको पहुंच जाएगा, तो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो अच्छा, दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है। अच्छा। तो और मैं विश्वास करता हूं कि जब भी हम आपको आमंत्रित करेंगे आप हमारे बीच होंगे। और ये भी मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे हर संडे को या जब भी हम कार्यक्रम करते हैं तो हम आप सब लोगों को आमंत्रित करते हैं। तो अपना सुनाने का जो सुख है वो तो है ही, दूसरों को सुनने का भी एक अपना सुख होता है। उससे भी हमको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, बहुत सारा कुछ करने को मिलता है। तो आप हमारे बीच में आते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका और आदरणीय नित्यानंद जी तो हमारे अपने बीच के हैं, न्यासी हैं, तो उनको धन्यवाद दूंगा। तो माने मैं अपने आप को धन्यवाद दूंगा, इसलिए मैं उनको धन्यवाद ये दृष्टता मैं नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी एक औपचारिकता होती है, कार्यक्रम की औपचारिकता होती है कि अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते मैं उनका स्वागत भी करूं, उनको धन्यवाद भी दूं, उनका अभिनंदन भी करूं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं नितिन जी। आप इसी तरीके से हमारे बीच में आते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माइक देता हूँ दर्शनी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सोमदत्त जी, बहुत सुंदर। गागर में सागर भर दिया है आपने। हालांकि संक्षिप्त वक्तव्य था लेकिन बहुत सुंदर। समय की बाध्यता है और हमें कार्यक्रम को आगे लेकर भी चलना है। अब मैं डॉक्टर पाटिल से अनुरोध करूंगी कि वो आए और जो सदस्यता को लेकर अपील है उस पे अपनी बात रखें और श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाएं। जी डॉक्टर आनंद पाटिल। बहुत बहुत आभार दर्शनी जी। सोमदत्त जी ने बात कह दी है तो मुझे बहुत कहने की आवश्यकता है नहीं। विशेष अपील यही है कि हम अर्थात अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ सतत यह प्रयास कर रहे हैं कि लोक जागरण हो और अधिक से अधिक लोगों तक राष्ट्र संबंधी भावनाएं पहुंचे। इसमें आप सबके सहयोग के बिना हम कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे। तो सभी जो श्रोता जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हम कई प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, टेलीग्राम पर उपलब्ध है, फेसबुक पर उपलब्ध है और वे सारी लिंक मैंने चैट बॉक्स में दी है। अतुल जी से मैं निवेदन करूंगा कि उसे फिर से एक बार शेयर कर दें ताकि, और आप जब विजिट करिएगा तो आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल कम से कम यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक का जो पेज है उसे लाइक करें ताकि आपके माध्यम से और अधिक लोगों तक बात पहुंच सके। विनोद जी जैसे जो हमारे सारस्वत अतिथि हैं, भाई साहब आकाशवाणी में नित्यानंद जी सतत गजलों पर अभी उनकी एक पुस्तक आने वाली है। तो अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। इस काम को दर्शनी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये सारे लोग इस संघ के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे और आपके माध्यम से हम अन्य लोगों तक पहुंचेंगे। तो इसका एक रास्ता, एक मार्ग आप ही से निकल कर जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो व्याख्यान हुए हैं उन व्याख्यानों को बाकी अपने मित्रों तक पहुंचाएं। बस बात बहुत लंबी ना करते हुए फिर दर्शनी जी ने कमान मुझे दे दी है तो जी, और मैं आगे मैं डॉक्टर आनंद से ये भी गुजारिश करूंगी, अनुरोध करूंगी कि चूंकि हमारे पास आज डॉक्टर अपर्णा चतुर्वेदी उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है किन्हीं कारणों से, तो कृतज्ञता ज्ञापन का जो कार्यभार है वो आपके कंधों पे है आज। तो आज आप इस दायित्व का निर्वहन करें। जी बहुत बहुत आभार दर्शनी जी। आज हम विनोद जी को सुन रहे थे साहित्य, संगीत और कलाओं का अंतर संबंध विषय पर। अपर्णा जी को आना था परंतु अपर्णा जी अभी अस्पताल में है तो वे नहीं जुड़ पाए। विनोद जी का जो वक्तव्य हम सभी ने सुना, विनोद जी के इस उद्बोधन के लिए और जो अंतर संबंध उन्होंने स्थापित करके बताया जिसका एक एक्सटेंशन नित्यानंद जी भी दे रहे थे, तो आप दोनों का, सारस्वत वक्ता और हमारे
अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के, आप दोनों को बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला और आपकी बात लोगों तक पहुंचाने में सहयोग हमें आपने किया। आकृति ग्रोवर जी, दर्शनी प्रिय जी, आप दोनों का विशेष आभार कि आपने बिल्कुल एक ही निवेदन पर इस आग्रह को स्वीकार करते हुए आपने भूमिका का निर्वहन किया। आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार। सुंदर संचालन और सुंदर स्वागत के लिए विशेष आभार, पुनः आभार। और आप लोग इसी तरह से आगे भी जुड़ते रहेंगे और हमारे कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। श्रोताओं के बिना कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता। सभी श्रोता लगातार जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि आप छुट्टी के दिन भी कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। और अधिक लोगों को जोड़िएगा। हेमंत जी जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा था, संतोष जी भी बीच में जुड़े हुए थे, ऋषि जी जुड़े हुए थे। आप सभी हमारे सारस्वत वक्ता हैं और मानद सदस्य हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार। आनंद जी, शिवाजी सरकार साहब भी आज जुड़ गए थे हमारे बीच में। जी, सरकार जी को भी मैंने जी, मैं प्रसिद्ध पत्रकार, आप उन्हें जान रहे हैं, शिवाजी सरकार जी को। आप सभी समय निकाल कर इन कार्यक्रमों में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः हमारे अतुल गुप्त जी जो तकनीकी फ्रंट संभाले रहते हैं, आपका विशेष आभार। बाकी आयोजन समिति में फिर अपने ही घर के लोगों को क्या उस तरह से कृतज्ञता उनके प्रति ज्ञापित करना, परंतु जैसा कि सोमदत्त जी ने कहा, औपचारिकता है। आयोजन समिति के सभी सदस्य, कार्यकारी अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, महासचिव, संगठन सचिव और भारत इतिहास कोष, यह भी हमारा एक उपक्रम है, भारत इतिहास कोष, जिसके संयोजक अतुल जी हैं। कृपया उसे भी फॉलो करें ताकि इतिहास के जो अनछुए पक्ष हैं वे जान सकें। उसके माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर जनपद का इतिहास आए। तो अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाजी सरकार जी को मैं देख रहा हूँ, आपको सादर प्रणाम कि आपने आज प्रणाम जी, बहुत प्रणाम जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अतुल जी से मैं निवेदन करूंगा कि दर्शनी प्रिय जी की अंतिम संचालन के बाद रिकॉर्डिंग बंद करें। ओवर टू यू दर्शनी जी। जी। बहुत सुंदर। आनंद पाटिल जी, कृतज्ञता ज्ञापन के बाद चूंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और हमारे सभी श्रोता लगातार बने रहे हैं, उनको मैं बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ कि बधाई तो आप दे चुके हैं। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमारे वरिष्ठ गण, हमारे अतिथिगण और विशेष वक्ता जो हमारे वक्तव्य देने वाले अतिथि थे, उनको भी बहुत बहुत आभार नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ कि वो तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी लगे रहे और बहुत सुंदर व्याख्यान में आज की जो श्रृंखला थी उस व्याख्यान माला के साक्षी बने, गवाह बने। चूंकि अब समाप्ति की ओर है, वक्त नहीं है, कुछ एक प्रश्न रह गए हैं हमारे श्रोताओं की तरफ से, वो हम किसी और अंक में, किसी और श्रृंखला में ले लेंगे क्योंकि समय भी नहीं है और बाध्यता भी है। तो यहाँ समाप्त करूंगी तुलसी की कुछ पंक्तियों के साथ कि मानी की मनिक मानिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी ऐसे मानिए राम गरीब निवाज। तो बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है कि भाई जब हम बादशाहों की बात करते हैं, राजाओं की बात करते हैं, और तो ये तमाम चीजें जो है वो अनावश्यक चीजों के रूप में बताते हैं। जो कला हमारी है वो हमारी समृद्धि है, वो असली चेतना हमारी है, वो हमारी असली पूंजी है। तो जिस कला की आज हमने अंतर योजना की बात की, हमने साहित्य की बात की, हमने कला के संगम को एक घट में जोड़ा, एक नदी के तीर से जोड़ा। इस व्याख्यान वाले में हमने बहुत सारी चीजों को समझा है और कवियों को, साहित्यकारों को एक साथ जोड़ने का जो ये हमारा प्रण है, प्रयास है, ये प्रयास आगे बढ़ता रहे। और इसी प्रण के साथ ये पटल, जो ये आभासी पटल है, जिस अंतर योजना के साथ, जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ कि इस तरह का इस उद्देश्य, इस महान उद्देश्य में ये पटल जो है वो अपने तमाम उद्देश्यों के साथ आगे बढ़े, सफल हो। सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत सा आभार, मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो लोग आए और उन्होंने अपना समय दिया। और मैं कहती हूँ कि अंधेरे के नद को पार करने का जो हमारे भीतर साहस डाला है, कवि के रूप में, कलाकार के रूप में, वो नद हम पार कर लेंगे इस वक्तव्य के साथ कि जो छींचता है, जो छिलता है और जो भीतर तक उतरता है, वही साहित्यकार है, वही आगे कलाओं को गढ़ेगा और वही समाज को सृष्टि की ओर ले जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सोमदत्त सर का भी, वो जुड़े रहे और उन्होंने अपनी बात भी कही।
इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी और विदा लूंगी आप सभी से, और कल्याण मंत्र, अब मिलते हैं किसी और श्रृंखला में अगले करेंगे। जी कल्याण मंत्र के साथ। कल्याण मंत्र, जी जी जी, हमारी एक कल्याण मंत्र है जिसका हमने पहले भी वो किया था। मैं चाहूंगी कि आनंद पाटिल जी भी इसकी शुरुआत करें, मुझे लगता है, जी या फिर हम ही कर दें। जी जी ठीक, नहीं, मैं कर देती हूँ, कीजिए कीजिए। इसके साथ कि क्योंकि जो हमारी परंपरा है उसका निर्वहन होना चाहिए, और उस परंपरा का ये एक मूल मंत्र है कि इस कल्याण मंत्र के साथ हम शुरुआत भी करें, आरंभ और अंत भी करें। तो कल्याण मंत्र के साथ समापन करती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।